कोई साथ के ताल्लुक से नहीं देखते हो, साथ वाले तो कोई जमात का लोग अगर नाइंसाफी करे उसके खिलाफ हमें लोग हक के लिए महिलाओं में उतर कर उसको इंसाफ दिलाने के लिए हमें लोग जद्दोजहद करते हैं। इस देश के जरिए से मैं आप तमाम लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के हाथों को मजबूत आप लोग करना। वो कॉर्पोरेशन इलेक्शन हो, वो एमएलए इलेक्शन हो या आने वाला पार्लियामेंट इलेक्शन हो, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कंटेस्ट कर दे, वो जगह आप दुआ भी करना है, वोट भी देना है। इसी के साथ साथ हमारे इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट एसडब्ल्यूसी मेंबर मौलाना अकरम साहब को भी इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट यस स्वामी साहब को भी इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ मैसूर डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सफीउल्लाह साहब को मैं इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारे मैसूर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरदीन अहमद साहब का मैं इस्तेमाल करता हूँ और आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ ब्लॉक जॉइंट सेक्रेटरी तौसीफ जान का मैं इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारे आर्मी सेक्रेटरी अफरोज शरीफ का मैं इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारे ब्लॉक के ट्रेजरर रुजवान मासूम का मैं इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। इसी के साथ हमारे ब्लॉक कमेटी मेंबर जबीदा का भी इस्तेमाल करता हूँ और आनंद सलाम करता हूँ। और इसी के साथ आए हुए तमाम मेरे प्यारे माँ बहनों और बुजुर्गों और भाइयों प्यारों बंदिशों सबको भी इस्तेमाल करता हूँ, आनंद सलाम करता हूँ। जो आज बीजेपी आरएसएस जितने भी इसके शाखों को बढ़ाने के लिए अगर बढ़ावा दी है तो आपको मालूम होगा इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये हमें लोग पहचानना है। बोल नहीं कर बोले तो कांग्रेस की बदौलत है। आपको मालूम होगा ज्ञानव्यापी मस्जिद के ताल्लुक से बात करना था, बात करने के लिए कांग्रेस हुकूमत तैयार नहीं है। कहीं पर भी अपोजिशन पार्लियामेंट पर डिस्कशन नहीं होता। तो भी रिजर्व जिस वक्त में हमें कांग्रेस हुकूमत यहां पर आती है उसी वक्त में 2B रिजर्वेशन को हमें लोग लागू कर बोले थे। आज तक वो कैबिनेट में डिस्कशन में भी लोग नहीं कर। जिस वक्त कर्नाटक की हुकूमत हमें आती बजरंग दल राम सेना को बैन करती कर बोले थे, आज उसके ताल्लुक से बात कर ली तो हिंदू राष्ट्र क्या डिक्लेयर करना करते कांग्रेस का लीडर बोलता। तो आज ये इंडिया की हालत है। आज बीजेपी के अंदर कौन मौजूद है ये हम लोग पहचानना है। 50% से ज्यादा कांग्रेस के तमाम वो लीडर जाकर बीजेपी में जमे हैं। जो आसाम का सीएम मौजूदा सीएम हेमंत बिसाई ये कहां पर था, जितना जहर उगल रहा तमाम लोग जाती आसाम के अंदर। हमारे 90% वोट लेकर कर्नाटक के अंदर मुसलमानों के 90% वोट लेने के बावजूद भी लास्ट ईयर टीपू जयंती करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट तैयार नहीं है। सिक्योरिटी प्रॉब्लम कर बोलकर टीपू जयंती को कैंसिल करे, वहां पर 144 सेक्शन जारी करे। ये जो भरोसा कर हमें जो कांग्रेस को वोट दिए, हिजाब के मामले को हमें इमीडिएट इसे लागू करती और ये मामले को शॉर्ट आउट करती कर जो स्टेट गवर्नमेंट बोलकर थी, जो बाई मिस्टेक सिद्धरामैया हिजाब के मामले में बोलकर मुसलमानों को, पिछड़े तबकात को, दलितों को
बैकवर्ड कम्युनिटी को अगर खोटे में रखकर है कर को बोले तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये इसे हमें पहचानना होगा। ये इंडिया का अल्टरनेटिव हो नहीं सकता। इंडिया का एक ही अल्टरनेटिव है, वो अल्टरनेटिव आप सब पहचानते हैं, जो हर मुल्क में, पूरे मुल्क में दिल्ली से लेकर दिल्ली तक होने वाले नाइंसाफी के खिलाफ बात करने वाली एक ही वाहिद पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। जैसे कि आप लोगों के सामने बीजेपी के फेलियरनेस और अपोजिशन की फेलियरनेस, एक सबसे बड़ा कांग्रेस का और एक फेलियरनेस क्या कर बोले तो जो कल्लर का प्रभाकर भट्ट जो श्रीरंगपटना में आकर अनाप शनाप बोलकर गया है, उसके खिलाफ एक एहतजाज करने के लिए भी कांग्रेस तैयार थी, कांग्रेस के एमएलए बात करने के लिए भी तैयार है। ये हमारे मुस्लिम एमएलए से अफसोस होता, ये पिटीशन स्टेट गवर्नमेंट डालने के वास्ते भी तैयार नहीं कलेक्टर प्रभाकर भट्ट के खिलाफ। जो स्टेट गवर्नमेंट के जो लायर हम जिसे अरेस्ट नहीं कर सकते कर साफ लफ्जों में बोलता, तो आरएसएस बजरंग दल बीजेपी को बढ़ावा देने वाली पार्टी कौन सी है, आप लोगों का पहचानना। स्टेज पर तशरीफ फरमा आज के इस पार्टी कन्वेंशन के सदर जलसा सुल्तान टीपू ब्लॉक के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब अजीम साहब, मैसूर डिस्ट्रिक्ट एसडीपी वाइस प्रेसिडेंट जनाब स्वामी साहब, सुल्तान टीपू ब्लॉक के सेक्रेटरी जनाब सना साहब और एसडीपी के सुल्तान टीपू ब्लॉक के जिम्मेदार मेरे सामने तशरीफ फरमा भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का पार्टी कन्वेंशन है कि 3 महीने में एक बार पार्टी के कैडर्स, वेलविशर्स, फॉलोअर्स, मेंबर्स तमाम लोगों को बुलाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के मुल्क भर में क्या खिदमात हैं और मौजूदा दौर के हमारे इस मुल्क के क्या हालात हैं, वीडियो के जरिए, स्पीचेस के जरिए आपके सामने बताना, ये इस बात की दलील है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया किसी एक खास कम्युनिटी की या किसी एक खास फर्द की पार्टी नहीं बल्कि अवाम की पार्टी है। इसीलिए हर 3 महीने में आपको बुलाकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया अपनी पार्टी का एक अपडेट देती है और हालात के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ उस हालात का सामना कैसा करें, ये सजेशन भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आपके सामने रखती है। तो भाइयों, आज हमारे मुल्क के हालात से आप सब वाकिफ हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर दिन, हर घंटे में, हर सेकेंड में, हर मिनट में कोई ना कोई वीडियो या कोई ना कोई न्यूज ऐसी आती है जिससे मुल्क की जमहूरियत का जनाजा उठता हुआ हम देखते हैं, मुल्क के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का जनाजा उठते हुए हम देखते हैं। इस मुल्क के मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़े तबकात पर जुल्म और सितम किस तरह किया जा रहा है हम देखते हैं। आप इस हालात से तो वाकिफ हैं। 2014 में ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आरएसएस और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर, जब ये नारे लगाते थे सबका साथ, सबका विकास, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, ये नारों को सुनकर ऐसा लगता था शायद ये देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा। मगर 2014 के बाद से लेकर अब तक भी जो भी इन्होंने काम किया है, जो भी ये बिल पास कर रहे हैं, ये इस मुल्क की आवाम के मुखालिफ जो कानून पास कर रहे हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है ये सबका साथ, सबका विकास नहीं था, बल्कि सबका साथ लेकर सबका विनाश करने का इनका वादा था। और असल में वही काम आज हो रहा है।
इस मुल्क की जो हुकूमत जो भी पार्टी की आती है, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, किसी भी पार्टी से अवाम का वोट लेकर सत्ता पर आने के बाद उनको इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलाना है। मगर हम देख रहे हैं कि ये बीजेपी पार्टी, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इस मुल्क के गृह मंत्री अमित शाह और ये बीजेपी की सत्ता जो है इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क नहीं चला रहे हैं, बल्कि आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक मुल्क चला रहे हैं। ये आरएसएस को खुश करने के लिए मुल्क चला रहे हैं। ये धीरे धीरे संविधान के एक एक आर्टिकल को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान का इस मुल्क से जनाजा उठाकर मनुस्मृति को और आरएसएस की आइडियोलॉजी को हम पर थोपने का काम कर रहे हैं। जब हुकूमत संविधान के खिलाफ जाती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है उसे रोकना, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में पुलिस हो, ईडी हो, एनआईए हो, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और इस मुल्क की जो एजेंसियां हैं उन तमाम की जिम्मेदारी थी कि उनको सही रास्ता दिखाते, करप्शन को रोकते, लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम हो रहा है उस जुल्म को रोकने का काम करते। और इस मुल्क की जो मीडिया है उसकी भी जिम्मेदारी होती कि वो हुकूमत की नाकामियां को दिखाते, करप्शन को दिखाते, इनका पर्दाफाश करते और असल काम क्या है वो मीडिया के जरिए बताते। मगर आज हमें देखने को मिल रहा है कि इस मुल्क की तमाम एजेंसियां हुकूमत की दलाली कर रही हैं, हुकूमत का एक टूल बनकर काम कर रही हैं। इसी तरह मीडिया, जिसका एक किरदार होना चाहिए था, जो अपोजिशन का रोल अदा करना चाहिए था, हुकूमत को आईना दिखाना था, हुकूमत को उनकी नाकामियां दिखाना था, वो मीडिया मोदी के गोद में बैठकर मोदी मीडिया का रोल अदा कर रही है। जर्रा बराबर भी ना मीडिया में शर्म है, ना एजेंसियां में शर्म है। और जो कोई भी इस मुल्क के नागरिक, इस मुल्क के बाशिंदे अगर इस हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, ये हुकूमत की करप्शन के खिलाफ बात करते हैं, इनकी नाकामी के खिलाफ बात करते हैं, जो ये वादा किए थे सबका साथ सबका विकास, 15 लाख आएंगे, ये तमाम चीजों को याद दिलाते हैं और इनका गिरबान पकड़ने का काम करते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं, आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, उनको एजेंसियों के जरिए डराया जा रहा है, उनको एनआईए के जरिए, ईडी के जरिए डराया जा रहा है, उनको खामोश कराने की, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में पार्लियामेंट के अंदर बीजेपी की एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लेडीज एमपी जब खड़े होकर वो बात करती है तो विपक्ष जब उसका जवाब देने की कोशिश करता है, अपोजिशन का रोल अदा करने की कोशिश करता है, तो वो एमपी उसे धमकी देती है कि खामोश बैठ जाओ वरना कल तुम्हारे घर को भी क्या आएगी, ईडी आएगी। तो ये हाल आज हमारे मुल्क का चल रहा है। तो ऐसा सिचुएशन में जबकि एजेंसियां भी हुकूमत का टूल बन गई हैं और मीडिया भी हुकूमत की दलाल बन गई हैं और हुकूमत मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक मुल्क चलाने के बजाय आरएसएस की आइडियोलॉजी के मुताबिक मुल्क चला रही है, ऐसे वक्त में हमें यह भी देखना है कि जो हमारी इस मुल्क की अपोजिशन पार्टियां हैं, जो नाम नेहाद सेक्युलर पार्टियां हैं, जैसा कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीएसपी, जेडीयू, जेडीएस, ये तमाम पार्टियां ये क्या कर रहे हैं, ये कितना अपना रोल अदा कर रहे हैं बीजेपी को उनके गंदे मंसूबों में नाकाम करने के लिए। जब किसी मुसलमानों पर जुल्म होता है ये क्या बात कर रहे हैं, ये इनका क्या स्टैंड है, इनका क्या कमिटमेंट है, वो देखेंगे तो ये नाम यहाँ सेक्युलर पार्टियां सिर्फ नाम के सेक्युलर है, उनके अंदर भी सॉफ्ट हिंदुत्व छपा हुआ है। बीजेपी का क्लियर एजेंडा है कि इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर 2025 तक इस मुल्क को क्या बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो उसे रोकने का काम अपोजिशन पार्टियां करना था, मगर अपोजिशन पार्टियां भी क्या है, डरे हुए और अपोजिशन पार्टी के लोग भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उनका गिरेबान भी क्या है, साथ नहीं है, उनका गिरेबान भी साथ नहीं है। अगर वो बीजेपी के खिलाफ कोई अगर अपोजिशन पार्टी में से बोलने भी चाहता है, बोलने के लिए आगे भी बढ़ता है, तो उसके घर पर ईडी का हमला, एनआईए रेड, ये तमाम चीजें करके उसे डराकर खामोश कराने की कोशिश की जा रही है। अभी ऐसा सिचुएशन में हमें अपनी जिम्मेदारी को समझने की कोशिश है। इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क के संविधान की हिफाजत के लिए, यहाँ के जमहूरियत की हिफाजत के लिए हमें खुद खड़े होना है और हमें खुद लड़ना है।
हमारी लड़ाई हमें खुद लड़ना है। कोई पॉलिटिकल पार्टी इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए काम नहीं कर रही है। वो अपनी पार्टी को बचाने का काम कर रहे हैं। वो किसी नाइंसाफी के खिलाफ बात करने के लिए तैयार नहीं है। अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के सरपरस्ती में भारत जोड़ो यात्रा उनका चल रहा है। तो ये भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की सरपरस्ती में जैसे यूपी वाराणसी में जा पहुंचती है, वाराणसी में यह भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा जैसा ही जाना था, केरला के अंदर राहुल गांधी जिस जगह के एमपी हैं वयनाड, उनकी कॉन्स्टिट्यूशंसी में एक हाथी के जरिए एक इंसान की जान चली जाती है। तो फौरन राहुल गांधी साहब अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को स्टॉप करके फ्लाइट पकड़कर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वयनाड जाते हैं और वो जो इंसान जंगली हाथी के जरिए से जिसका इंतकाल हो गया था, उसके घर जाकर उसकी फैमिली से मिलकर उनके दर्द में, उनके दुख में शामिल होते हैं और अपना गम जाहिर करते हैं। यह हमें समझने की जरूरत है। ये जो काम किया बहुत अच्छा काम है, बेहतरीन काम है। यही काम करना चाहिए पॉलिटिकल लीडर्स को। अवाम की जब उनके ऊपर तकलीफ आता है, जब उनके ऊपर जब वो दुख में रहते हैं तो उनकी परेशानी में, उनके दुख में खड़े होना है। मगर यही राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, जब उत्तराखंड के अंदर मुसलमानों की मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा था, मुसलमानों के मदरसे पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, जब उसे रोकने के लिए हमारी माँ और बहनें, हमारे भाई आकर उसे रोकने के लिए एहतजाज करते हैं, तो वहां की पुलिस उनके ऊपर जब लाठीचार्ज करती है, वहां की हुकूमत जब उनके ऊपर शूट करने का आर्डर देती है, फायरिंग करने का आर्डर देती है और जो एहतजाज में शामिल थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की इजाजत देती है, तो ये राहुल गांधी की हमदर्दी जब कहां गई थी? ये राहुल गांधी जो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, इनकी यात्रा क्यों उत्तराखंड नहीं गई, क्यों हल्द्वानी नहीं गई? इसी तरह आज ही का वीडियो है, दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस जुम्मा की नमाज में, आप सब देखे होंगे, जुम्मा की नमाज में मुसलमान सजदा कर रहे हैं रोड पर, पुलिस ऑफिसर आकर उन्हें लात मारकर उठा रहा है। उसी वीडियो के बाजू और एक वीडियो है, उसी तरह चंद हिंदुत्व लोग अपना कुछ कार्यक्रम कर रहे हैं, उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड, ये नाइंसाफी जब हो रही है, वहां कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो